अमूमन देखा जाए तो अपराध एवं अपराधी दोनों ही हमारे समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी ना अपराध कम होते हैं और ना अपराधी कम होते हैं। हमारे संविधान में अपराध करना गुनाह है। यहाँ हर एक अपराध की सजा का प्रावधान है, लेकिन आखिर अपराध है क्या? अब हर एक अपराध के लिए अभियुक्त को फांसी की सजा तो दे नहीं सकते। तो ऐसे कौन से अपराध हैं जिन पे अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जा सकता है? ऐसे कौन से अपराध हैं जिसे हमारे न्यायालय ने या हमारे संविधान ने क्रूरता के क्षेत्र में रखा है? आज हम इन सभी विषयों पे विस्तार में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ये जानकारी सभी को प्राप्त हो। मृत्युदंड। गंभीर अपराधों में मृत्युदंड की व्यवस्था विश्व के प्रायः सभी देशों में प्रचलित थी, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ अपराध शास्त्र में भी सुधार हुए और ऐसे सिद्धांतों ने विविध शास्त्रियों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि किसी भी मनुष्य का जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। केवल ईश्वर ही जीवन दाता है और वही जीवन ले भी सकता है, अतः उसे ही जीवन लेने का अधिकार भी है, ना कि किसी मनुष्य को। प्रारंभ में मृत्युदंड का आधार यह माना जाता था कि अपराधी ने किसी अन्य मनुष्य का प्राण लेकर ईश्वर को अप्रसन्न किया है, मतलब ईश्वर के विधान में विघ्न डालने का काम किया है, और ये ईश्वर का अपमान है और इसका पूर्ण प्रायश्चित तभी हो सकता है जब उसका भी प्राण ले लिया जाए। अपराधी का संपूर्ण विनाश इस बात का उदाहरण समझा जाता था कि समाज ऐसे लोगों को जो समाज विरोधी हों उन्हें मान्यता नहीं देता। मृत्युदंड देने के दो उद्देश्य हैं। पहला कि कानून को लगता है कि जो व्यक्ति घिनौने अपराध करता है, जो व्यक्ति क्रूर अपराध करता है, वो आपके संविधान से नहीं डरता और वो ऐसे अपराध करने के लिए बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र मानता है और समाज विरोधी विचार उसके दिमाग में आते हैं और सब कुछ होश हवास में पूरे सूझबूझ के साथ वो ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है। और मृत्युदंड देने का दूसरा उद्देश्य क्या है? मृत्युदंड देने का दूसरा एवं सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कानून को ये लगता है कि अगर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक डर तो पैदा ही होगा। जैसे ही उसे मृत्यु की सजा सुनाई जाती है, अज्यूम कीजिए कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा जो सुनाई गई, तो उस अवधि से लेकर उसको फांसी के फंदे तक, उस पे लटकाने तक जो डर उस व्यक्ति के अंदर रहेगा, उसी डर को जागृत करने के लिए ये प्रावधान है। और उसी सजा से जो मैसेज पूरे जनता में जाएगा, जो पूरे देश में जाएगा, वो ये होगा कि क्रूरता, यदि कोई क्रूरता करता है, यदि कोई घिनौना अपराध करता है, तो उसे भी इसी प्रकार का दंड निहित हो सकता है। तो ये मैसेज देने के लिए ये दो उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं कि किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो जब आप किसी भी मुद्दे की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, तो कहा गया है ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसमें भी दो पहलू हैं। पहला कि एक पक्ष ये कहता है कि फांसी की सजा का जो प्रावधान है उसे खत्म कर देना चाहिए, और दूसरा ये कहता है कि फांसी की सजा का प्रावधान जो है वो बहुत ही ठीक है और इसे चलते रहना चाहिए, जिससे जो भी अपराधी होगा उसके मन में डर होगा, या जो भी अपराध करने का विचार अपने दिमाग में ले आएगा
उसको उसके खिलाफ एक डर होगा। तो मृत्युदंड होना, मृत्युदंड का प्रावधान होना एक संविधान में बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए अपराध के खिलाफ। मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में भारत के न्याय जगत में बहुत अथक प्रयास हुआ है। एक पक्ष कहता है कि इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान में दिया गया अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो कि आपको जीवन जीने की आज़ादी देता है, वो मृत्युदंड के होने से आपके अधिकारों का हनन करता है। अथक प्रयासों के बाद और तर्क वितर्कों के बावजूद जो चुनिंदा केस स्टडीज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, इस वाद में ये बताया गया, ये प्रस्तुत किया गया कि मृत्युदंड असंवैधानिक है। आप किसी के जीवन को नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि आपका संविधान हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार और जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। और यदि आप मृत्युदंड को थोपते हैं तो वो अनुच्छेद 19 का हनन होगा। और अनुच्छेद 19 और मृत्युदंड दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। अगर ये दोनों एक साथ अस्तित्व में रहेंगे तो संविधान का हनन होगा। और इस क्षेत्र में अगला तर्क जो दिया गया वो देखिए। अगला तर्क ये रखा गया कि न्यायालय को जो विवेकाधिकार प्राप्त है मृत्युदंड के खिलाफ, वो उसका कोई मानक नीति नहीं है और वो नियंत्रणहीन मानवाधिकार है, अथवा न्यायालय को दिया गया नियंत्रणहीन विवेकाधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है उसका भी हनन करता है। और एक तर्क और दिया गया कि ये मृत्युदंड का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 21 का भी हनन करता है जिसमें आपको संरक्षण प्राप्त है। तो इतने सारे तर्क मृत्युदंड को असंवैधानिक करार देने के लिए ढाए गए थे। लेकिन इन सभी तर्क को दरकिनार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह साफ कह दिया था कि मृत्युदंड संवैधानिक है। मृत्युदंड संवैधानिक है। यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुसार प्राण से वंचित किया जाता है तो वो संवैधानिक है। और इस प्रकार दोनों आपके अनुच्छेद 14, 21 या 19 जो भी है, ये और मृत्युदंड दोनों एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। रामेश्वरम बनाम उत्तर प्रदेश हुआ, फिर राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश हुआ, जिनमें इन सभी में उच्चतम न्यायालय ने साफ कह दिया कि मृत्युदंड संवैधानिक है। मृत्युदंड उन मामलों में दिया जा सकता है जहां समाज खतरे में है, समाज का अस्तित्व खतरे में है, संविधान खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, और यदि कोई जघन्य अपराध होता है तो उसके विरोध में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड पर अंतिम एवं सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण जो तर्क हुआ, जो वाद हुआ, वो हुआ बेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, जिसमें ये कहा गया कि मृत्युदंड पे कुछ मानक तैयार हुए, कुछ चुनिंदा मामलों पर ही मृत्युदंड दिया जा सकता है, और इन सभी को निम्न बिंदुओं पर उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार रखा। पहला, जहां हत्या पूर्व नियोजन के फलस्वरूप और चरम क्रूरता के साथ हुआ हो, एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी के साथ। दूसरा, जहां हत्या घोर अनैतिकता पूर्वक हुआ, जैसे आर्थिक लाभ के लिए। तीसरा, जहां भारतीय सेना अथवा पुलिस दल के किसी सदस्य अथवा किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट जिसे कहते हैं, की हत्या की गई हो, जबकि ऐसे लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वहां मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो इतने वाद विवादों के बाद ये अब तय हो चुका था कि किन किन
मसलों पर मृत्युदंड दिया जाए। और इसमें जो आखिरी निर्णय हुआ वो हुआ माछी सिंह बनाम पंजाब केस में, जिनमें ये कहा गया कि कुछ चुनिंदा केसों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा, जो कि निम्न प्रकार से है। आइए देखते हैं। यदि किसी की हत्या क्रूरता के साथ की जाती है, किसी व्यक्ति को जैसे जिंदा जला दिया गया, उसके घर में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई, अथवा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, उस केस में मृत्युदंड दिया जाएगा। दूसरा, जहां हत्या के पीछे घोर अनैतिक हेतु छिपा हो, जैसे संपत्ति के उत्तराधिकार हेतु की गई हत्या, मातृभूमि के साथ गद्दारी करते हुए की गई हत्या, वहां भी मृत्युदंड ठीक होगा। तीसरा, समाज विरोधी उद्देश्य से की गई हत्या, जैसे दहेज हेतु दुल्हन की हत्या, किसी हरिजन की हत्या, किसी गरीब की हत्या। चौथा, जैसे किसी परिवार के लगभग सभी सदस्य की हत्या हो जाए, या किसी जाति विशेष के लोगों की हत्या हो जाए, या किसी कम्युनिटी और लोकेलिटी, किसी गांव मोहल्ले मतलब एक साथ मतलब मास मर्डर अगर हो जाए तो भी फांसी की सज़ा दी जाए अथवा दिया जाना चाहिए। या फिर किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे की हत्या हो जाए, या किसी राजनीतिक या जनप्रिय नेता की हत्या हो जाए, इन सभी मामलों में फांसी की सज़ा देना उचित होगा। तो ये जो 5 बिंदु रखे गए, ये उच्चतम न्यायालय ने एक उदाहरण के तौर पे रखे। ये मानक नहीं है कि इन्हीं पे होगा, औरों पे भी दिया जा सकता है, लेकिन ये एक उदाहरण है 5 बिंदु कि यदि इनसे मिलता जुलता केस आया या फिर ऐसे मुद्दे आए, ऐसे मर्डर्स हुए, तो उन मामलों में ऐसे जघन्य अपराध हुए, इतने क्रूरता के साथ किसी की हत्या हुई, तो उस पर मृत्युदंड देना उचित होगा, जिससे एक बड़ा मैसेज जाएगा लोगों के बीच जो ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं या ऐसा कुछ करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आपका क्या विचार है? मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आप अपना मैसेज डालना चाहते हैं तो 9455005581 पे अपना वीडियो आप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको ईमेल करना हो तो वो आपको ईमेल सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके आप ईमेल कर सकते हैं हमें। आप अपने विचार हमें किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। आप फेसबुक पे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। आप बताइए आपका क्या विचार है। मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित है, मृत्युदंड होना चाहिए। समाज में एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए, जो क्रूरता अथवा जघन्य अपराध के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा है, ये उचित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।